वो आया, उसने देखा, उसने फ़तह कर लिया। जी हाँ, बिल्कुल, ये सिर्फ़ और सिर्फ़ सरफ़राज़ अहमद के लिए, जिन्होंने शानदार परफॉर्मेंस दी है और एक हारा हुआ मैच पाकिस्तान को ड्रॉ करने में कामयाब हुआ यहाँ पे सरफ़राज़ अहमद। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं लाइन स्पोर्ट्स। चलें जी, आज मैच अख्ताम पज़ीर हुआ, दूसरा टेस्ट मैच पाकिस्तान बामुकाबला न्यूजीलैंड। इस सीरीज़ का दूसरा और आखिरी टेस्ट मैच था। बग़ैर हार जीत के ये मैच ख़त्म हो गया और शायद न्यूजीलैंड अफसोस कर रहा होगा कि क्यों वो एक विकेट नहीं ले सका यहाँ पे आखिरी सेशन में, और पाकिस्तान ये अफसोस कर रहा होगा कि सिर्फ 15 रन बाकी थे और वो 15 रन क्यों पाकिस्तान नहीं बना सका, जबकि उसकी आखिरी विकेट थी यहाँ पे विकेट पे। अच्छा रहा मैच, शानदार रहा। अच्छा, पाँचवा रोज़ इंतहाई इंटरेस्टिंग रहा। बहुत सारे नशीब व फराज आए आज के दिन के अंदर, और जिस तरह से पेंडुलम की तरह ये मैच डोल रहा था, कभी इस तरफ कभी उस तरफ, तो एक टेस्ट मैच यहाँ पे ज़रूर जीत हुई है। और इसकी सबसे जो अहम किरदार रहे हैं वो टीम साउथी रहे हैं, जो कि इंतहाई ब्रेव डिसीजन लिया इन्होंने इनिंग को डिक्लेयर करने का। 270 रन 5 खिलाड़ी आउट जब हो गए थे न्यूजीलैंड के, और इस तरह से पाकिस्तान को टारगेट मिला था 319 का, तो कल ही हमारी दोनों विकेटें बगैर किसी रन पे आउट हो गई थी। आज जब दिन का आगाज़ हुआ तो इमामुल हक क्रीज पे थे, साथ में उनके फिर शान मसूद ने ज्वाइन किया। दोनों ने अच्छा यहाँ पे स्कोर को बढ़ाना शुरू किया, लेकिन उसके फ़ौरन बाद फिर 35 रन पे यहाँ पे तीसरी विकेट गिर गई। इमामुल हक साहब आउट हो गए। जब यहाँ पे क्लीन बोल्ड किया, आइसोदी ने एक बड़ी हिट लगाने की कोशिश में बिल्कुल समझ नहीं पाए आइसोदी की इस बॉल को। उसके बाद फिर पार्टनरशिप यहाँ पे कायम हुई शान मसूद की कप्तान बाबर आजम के साथ, लेकिन ये पार्टनरशिप जहाँ बड़ी होने की कोशिश कर रहे थे बाबर आजम और शान मसूद, एक दफ़ा फिर न्यूजीलैंड ने झटका लगाया यहाँ पे पाकिस्तान को और बिग विकेट हासिल की यहाँ पे कप्तान बाबर आजम की, जो कि कैच आउट हो गए ब्रेसवेल की बॉल पे। विकेट कीपर टॉम लेथम के हाथों एक लेग साइड पे बॉल जाती हुई को खेलना मुश्किल बना यहाँ पे बाबर आजम को। इस तरह से सिर्फ 27 रन यहाँ पे कप्तान बाबर आजम बना सकी, और एक मुश्किल टाइम फिर यहाँ पे पाकिस्तान का शुरू हो गया, क्योंकि उसके फ़ौरन बाद फिर शान मसूद भी 35 रन बना के आउट हुए। शान मसूद साथ भी एक दफ़ा फिर वही बड़ी हिट लगाने की कोशिश में ब्रेसवेल की बॉल पे डेल मिचेल के हाथों कैच आउट हुए, और इस तरह से 32 रन पे यहाँ पे ख़त्म हुआ इनिंग का। और इस तरह से सिर्फ 80 रन पे हमारी आधी टीम जा चुकी थी। उसके बाद ज्वाइन करते हैं मर्द बहरान सरफराज अहमद इस पूरी सीरीज़ के अंदर। जिस तरह थ्रू आउट कारकर्दगी पेश की है इंतहाई शानदार रही, और आगा सलमान के साथ जिस तरह से फिर उन्होंने पार्टनरशिप यहाँ पे कायम की है, तो 203 रन तक स्कोर को ले गए और एक बहुत बड़ी हमें पार्टनरशिप कायम की। और जिस सिचुएशन में हमें पाकिस्तान फंस गया था, पहले सऊद शकील के साथ, उसके बाद आगा सलमान के साथ, जिस तरह से पाकिस्तान को जीत के करीब लाने में अहम किरदार अदा किया। यहाँ पर सरफराज अहमद की जितनी तारीफ़ की जाए कम है, और पहली दफ़ा ही स्कोर हमारा 104 से ऊपर भी गया जब आगा सलमान और सरफराज अहमद खेलना शुरू किया दोनों ने। लेकिन एक दफ़ा फिर सऊद शकील बड़ा स्कोर नहीं कर सके और सिर्फ यहाँ पे 32 रन बनाकर वो आउट हुए ब्रेसवेल की बॉल पे, और इस तरह से पाकिस्तान की छठी विकेट गिर चुकी थी 203 रन पे। लेकिन उसके बाद एक अच्छा फिर पार्टनरशिप यहाँ पे आगा सलमान के साथ सरफराज ने कायम की, और बिलाखिर इस सीरीज़ में अपनी पहली सेंचुरी बनाने में वो कामयाब रहे। जितनी तारीफ़ की जाए यहाँ पे सरफराज अहमद की वो कम है। जिस तरह से इनिंग खेली है सरफराज अहमद ने, और जिस मुश्किल वक्त में इनिंग को संभाला दिया है सरफराज ने, और अगर ये क्रीज पे रह जाते तो शायद मैच का नतीजा और भी हो सकता था। लेकिन वो जिस तरह से आगा सलमान ने फिर अपनी विकेट थ्रो की, उस टाइम बहुत गुस्से में भी नज़र आए सरफराज अहमद, क्योंकि आवर्स भी कम थे यहाँ पे। लेकिन जिस तरह की बिल्कुल उटपटांग की हिट मारी है यहाँ पे आगा सलमान ने, तो अच्छे फॉर्म में वो भी चल रहे थे, 30 रन बना चुके थे। लेकिन मैट हेनरी की एक आउटस्विंग बॉल को बिल्कुल नहीं समझ पाए, और इस तरह से अपनी विकेट को यहाँ पे थ्रो कर दिया, और एक दफ़ा फिर यहाँ पे पाकिस्तान मुश्किल में आ गया। यहाँ पे 273 रन पे 7 विकेट गिर चुकी थी पाकिस्तान की। उसके बाद हसन अली ने ज्वाइन किया सरफराज को, लेकिन जब जिस तरह से बैक टू बैक यहाँ पे विकेट लेनी शुरू की न्यूजीलैंड ने, तो सरफराज भी फिर यहाँ पे प्रेशर में नज़र आए पहली दफ़ा, क्योंकि एक अच्छी होप थी उनको आगा सलमान के साथ। वो यही चाह रहे थे कि मैच किसी तरह से फिनिश हो जाए, और आगा सलमान जिस बॉल पे आउट हुए उससे पहले वो समझा भी चुका थे आगा सलमान को कि इस तरह की हिट करने की आप कोशिश ना करें,
और आप मैच फिनिश कर सकते हैं, लेकिन उसके बावजूद आगा सलमान ने एक बिल्कुल गलत शॉट चूज़ किया और इस तरह से पाकिस्तान को बड़ा नुकसान उठाना पड़ा। और यही वजह बनी कि उसके फ़ौरन बाद फिर हसन अली भी आउट हुए 282 के स्कोर पे। और उसके बाद नवी विकेट जो हमारी गिरी है वो 287 रन पे सरफराज अहमद की इनिंग का यहाँ पे ख़त्मा हुआ, क्योंकि वो जिस तरह से टीम साउथी ने फिर सारे के सारे अपने फील्डर्स आगे ले लिए थे, तो एक लेग साइड पे जाती हुई बॉल को ग्लव से टच करने की वजह से कॉम्बिनेशन को शानदार यहाँ पे कैच किया और इस तरह से 118 रन पे इनिंग का ख़त्म हुआ। लेकिन उसके बाद जिस तरह से हमारे लास्ट पेयर ने 15 रन पे नसीम शाह नॉट आउट रहे, इब्रार अहमद 7 रन पे नॉट आउट रहे, तो जब ख़राब रोशनी के बाद ये मैच ख़त्म किया गया तो इस तरह से पाकिस्तान सिर्फ 304 रन बना चुका था और इसकी आखिरी विकेट बाकी थी। और इस तरह से न्यूजीलैंड इस एक विकेट के से नहीं जीत सका और पाकिस्तान सिर्फ 15 रन की दूरी की वजह से ये मैच नहीं जीत सका। लेकिन यहाँ पे सरफराज अहमद की जितनी भी तारीफ़ की जाए वो कम है, क्योंकि वही इस तरह की आज प्लेयर नज़र आए इस पूरे स्कोर कार्ड में, जिस तरह से आज उन्होंने परफॉर्मेंस दी है और जिस तरह से 2 साल उनके साथ नाइंसाफ़ी की गई सारे फॉर्मेट में, सिर्फ रिजवान को प्रमोट करके जिस तरह से तनकीद की गई है, इंतहाई करारा थप्पड़ यहाँ पर रसीद किया है सरफराज अहमद ने अपनी इस परफॉर्मेंस से 100 अबव की यहाँ पे एवरेज इस सीरीज़ में कायम की है। और ना सिर्फ मैन ऑफ दी सीरीज़ बने इस न्यूजीलैंड पाकिस्तान के, इसके अलावा आज के मैन ऑफ द मैच भी सरफराज अहमद को दिया गया और यहाँ पे शानदार परफॉर्मेंस के ज़रिए अपने तमाम नाक़िदीन को जवाब दिया है और एक दफ़ा फिर उन्होंने साबित किया है कि कितनी क्रिकेट उनमें बाकी है। और ख़ासकर जिस तरह से तमाम न्यूजीलैंड के बॉलर्स को और एजाज़ पटेल को बिल्कुल यहाँ पे संभलने नहीं दे रहे थे, ख़ासकर अपने स्वीप शॉट की वजह से। और एक टाइम तो ऐसा भी आया है कि बिल्कुल 4th स्टंप में जाके खड़े हो जाते थे वो एजाज़ पटेल को खेलने के लिए और किसी किस्म को कोई ब्रेक नहीं लेने दे रहे थे। यहाँ पे स्पिनर्स पे भी हावी रहे, फास्ट बॉलर को भी बहुत अच्छी बैटिंग की सरफराज ने और यही वजह बनी कि पाकिस्तान आज ये मैच बचाने में कामयाब भी हुआ, नहीं तो शायद ये एक दफ़ा फिर हमको ज़िल्लत शिकस्त उठानी पड़ती होम में। बाबर आजम ने भी मैच के बाद बड़ी तारीफ़ की सरफराज की कि अच्छी बैटिंग की है उन्होंने और इसी वजह से इस मैच को बचाने में कामयाब भी हुए हैं। लेकिन यहाँ पे एक बहुत बड़ा सबक दिया है सरफराज ने कि अगर आपके अंदर गट्स हैं, आप में सब्र है, तो ज़िंदगी में ये ऊंच नीच ज़रूर आते रहते हैं और अल्लाह ताला ने जो चीज़ आपके लिए लिख दी है वो दुनिया की कोई ताकत आपसे छीन नहीं सकती है। और ये सरफराज अहमद ने ना सिर्फ करके बताया है, क्योंकि जिस तरह से सब्र से उन्होंने काम लिया और अपने आप को गिरने नहीं दिया और इंतज़ार करते रहे इस मौके का। और ये बहुत कम लोगों के नसीब में होता है कि इस मौके के ऊपर वो इस तरह से अपने आप को परफॉर्म भी करें। और यहाँ पे सरफराज की जितनी भी तारीफ़ की जाए कम है, क्योंकि ना सिर्फ वो पाकिस्तानी कप्तान रह चुके हैं और इस मुश्किल टाइम पे जिस तरह का उन्होंने अपना पूरा का पूरा एक्सपीरियंस यहाँ पे शो किया है इस थ्रू आउट द सीरीज़, उसकी जितनी तारीफ़ की जाए वो कम है। न्यूजीलैंड की बॉलिंग की बात की जाए तो मिचेल प्रेसफर कामयाब बॉलर रहे आज के, जब 4 विकेटें वो लेने में कामयाब हुए। इसके अलावा अश्विनी के हिस्से में 2 विकेटें आई, मैट हंडी के हिस्से में 1 विकेट और कप्तान टीम साउथी 2 विकेटें यहाँ पे लेने में कामयाब हुए। और इस तरह से ये मैच बगैर नतीजे के दूसरा मैच भी ड्रॉ हुआ और ये सीरीज़ बेनतीजा ही रही। और अब उम्मीद करते हैं कि नेक्स्ट सीरीज़ के लिए ज़रूर हमारे पास एक अच्छी 25 भी यहाँ पे तैयार होंगी। और ख़ासकर इस मैच में जिस तरह का नज़र आया है टीम कॉम्बिनेशन और जिस तरह से हमारी टीम खेली है, ये एक खुशाइन चीज़ है और इसी को कंटिन्यू करना भी चाहिए, क्योंकि यही चीज़ें होती हैं जब तक अपनी अप्रोच चेंज करते हैं, जब तक आप माइंड को ब्रॉड नहीं करते हैं तो इस तरह के फिर रिज़ल्ट आने की तवक्को नहीं रख सकते हैं आप। और यहाँ पर जिस तरह से टीम मैनेजमेंट ने पाकिस्तान को एक अच्छी वे में डाला है कि ये इसी तरह से आपने बहादुरी से खेलना है। मैं कल भी अपनी वीडियो में यही कह रहा था कि पाकिस्तान को ज़रूर यहाँ पे जीत की तरफ जाना चाहिए, लेकिन थोड़ी सी हमारी प्लानिंग यहाँ पे कामयाब नहीं हुई, जिसकी वजह से हम इस मैच को जीत नहीं सके। नहीं तो ये मैच हमारे बिल्कुल हाथ में था और इसको ज़रूर जीतना भी चाहिए था पाकिस्तान को, क्योंकि इस तरह से एक साल की अच्छी शुरुआत हो जाती टेस्ट के हवाले से, क्योंकि पिछला साल इंतहाई मायूस कन रहा है हमारा टेस्ट सीरीज़ में और यहाँ पे अगर हमको जीत मिल जाती तो बहुत अच्छा होता। चलिए जी, अब नेक्स्ट सीरीज़ का इंतज़ार करना होगा। अब देखते हैं ओडीआई सीरीज़ किस तरह से पाकिस्तान की परफॉर्मेंसेस आती है, इसके लिए इंतज़ार करना होगा।
लेकिन यहाँ सऊद शकील के बारे में ज़रूर बात करना मैं चाहूँगा कि दूसरी इनिंग में भी जिस तरह की उन्होंने परफॉर्मेंस दी है, 140 बॉल खेल के सिर्फ वो 32 रन बना सके। हालांकि सरफराज उनके साथ अच्छी क्रिकेटिंग खेल रहे थे और सिंगल डबल भी वो अच्छे निकाल रहे थे। सऊद शकील को इस पर ज़रूर काम करने की ज़रूरत है और हमारी टीम मैनेजमेंट को भी चाहिए कि उनको थोड़ा सा इस बात को करवाएं ज़हन नशीन की ये मॉडर्न डे क्रिकेट में इस तरह की क्रिकेट आप बिल्कुल नहीं खेल सकते हैं। अब तो ये 30 साल पहले की जिस तरह की क्रिकेट थी वो टाइम नहीं रहा है। जिस तरह से वो मुसलसिल ब्लॉक किए जा रहे थे एक एंड को, इसका फ़ायदा कुछ था नहीं, क्योंकि फिर आज दिन वैसे ही ख़त्म हो जाना था। और अगर यहाँ पे थोड़ी सी कोशिश करते हैं सऊद शकील जिस तरह से सरफराज अहमद सिंगल डबल निकाल रहे थे, तो ये मैच का नतीजा तो बहुत जल्दी आ जाना था। आगा सलमान ने वो कोशिश ज़रूर की, लेकिन उस टाइम तो बहुत देर भी हो चुकी थी और वो उसी प्रेशर में आगा सलमान लगता है कि शायद उस अजीब सा वो शॉट खेल के अपनी विकेट को गंवा दी इन्होंने। नहीं तो अगर सऊद शकील यहाँ पे थोड़ा सा दिखाते स्ट्राइक रेट बेहतर उनका होता तो ये बहुत जल्दी पाकिस्तान मैच फिनिश कर सकता था। यही हाल उनकी पहली इनिंग में भी रहा। 341 गेंदों पे 125 रन वो बनाए उन्होंने। नॉट आउट वो ज़रूर रहे थ्रू आउट द सीरीज़, इंग्लैंड की भी और यहाँ न्यूजीलैंड की भी बहुत अच्छी उनकी बैटिंग है। लेकिन जिस किस्म का उनका स्ट्राइक रेट है तो मुझे नहीं लगता है कि आगे चल के इस तरह का ये फेस कर सकते हैं अगर वो अच्छी टीमों की तरफ जाएंगे। और यहाँ पे ज़रूर इसके ऊपर काम भी करना चाहिए और मैनेजमेंट को भी चाहिए कि उनके साथ बैठ के इसके ऊपर ज़रूर प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाए। आखिर में बात करें जी इंडिया क्रिकेट बोर्ड और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में अब नया तनाज़ा शुरू हो गया है, क्योंकि कल जिस तरह से जय शाह ने ट्वीट करके एशिया कप के शेड्यूल का ऐलान किया था, तो इसके जवाब में नजम सेठी का एक तंज़िया ट्वीट भी यहाँ पे सामने आया है, जिसमें उनका यही कहना था कि बगैर बातचीत किए जिस तरह से इन्होंने अनाउंस कर दिया है इंडिया ने शेड्यूल एशिया कप का, तो ये इससे अच्छा होता कि वो PSL का भी अनाउंस कर देते जिस तरह से हमारे पास ये होने जाना है PSL को। लेकिन वहाँ से जय शाह का भी जवाब आया है कि हमने पहले ईमेल करके बता दिया था पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को, लेकिन अभी तक कोई तजावीज़ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने हमको नहीं दी हैं। अब समझ में ये नहीं आ रहा है कौन ठीक बोल रहा है कौन ठीक नहीं बोल रहा है, और ये तनाज़ा बढ़ता जा रहा है। और नजम सेठी ने इसके अलावा अपने एक इंटरव्यू में भी विक्रांत गुप्ता को ये बताया है कि उन्होंने इस तरह की कोई बात नहीं की है और उनका सिर्फ यही ख्याल है कि जो भी प्रॉब्लम्स है वो मिल बैठ के बात करनी चाहिए। दोनों क्रिकेट बोर्ड को और ऑनरॉक से उनकी दोस्ती भी है और वो चाहते भी हैं उनके साथ ज़रूर उनकी मुलाकात भी हो, और पॉलिटिक्स को बिल्कुल नहीं आना चाहिए। दोनों कंट्रीज़ के दरमियान में क्रिकेट को अलग ही रखना चाहिए इस चीज़ से। और यही प्रॉब्लम है सारी इंडिया की, जिस तरह की हठधर्मी रहती है पाकिस्तान के हवाले से। एक तरफ तो वो ये कहते हैं कि ये पाकिस्तान को ज़रूर आना चाहिए इंडिया में वर्ल्ड कप खेलने के लिए, और ये बात नजम सेठी भी कर रहे हैं कि जब आपने एशिया कप पाकिस्तान में आके नहीं खेलना है, इसके अलावा चैम्पियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में होनी है, वो आपने खेलना नहीं है, तो फिर पाकिस्तान कैसे आ सकता है। और इसके ज़रूर कोई अब ICC को कदम उठाना चाहिए कि इस प्रॉब्लम का कोई सलूशन निकले। और इस क्रिकेट को दोनों मुल्कों का बहुत ज़रूरी है, और जितनी ज़्यादा क्रिकेट इन दोनों में दरमियान में होती है उतना ज़्यादा दोनों मुल्कों के रेवेन्यू में भी इजाफा होता है। और ये एक अच्छा इक़दाम होगा अगर ICC यहाँ पे इसको पैचअप करवाने में कामयाब हो जाती है। चलें जी, उम्मीद है आपको आज की वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।